हेलो बच्चों, वेलकम इन अवर चैनल झक्कास। और आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 फॉर आईटी जेईई नीट। और ये नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। सिस्टमैटिक लेक्चर पढ़ेंगे इसमें और टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चे ये जो हमने बैच शुरू किया है बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और अप टू एडवांस लेवल तक जाएगा। मतलब आईआईटी जेईई नीट सब की पढ़ाई आराम से कर सकते हो, बोर्ड में भी अच्छे नंबर ला सकते हो अगर आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इससे पहले एक और बात बता दें, इसमें फिजिक्स में डील करेंगे हमारे साथ मिस्टर सौरभ सर और मैथ्स में डील करेंगे मिस्टर आशीष सर। और केमिस्ट्री तो पता ही है कौन डिस्कस करा, दैट इज आर.के. वर्मा। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करें तो देखो क्या होगा। डाल्टन्स, देखो सही मायने में जो थ्योरी प्रोवाइड की थी इंडियन और ग्रीक फिलोसफर ने, क्या बताया था कि जो कोई भी सब्सटेंस है ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन्हें बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। फिर डाल्टन साहब ने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया और डाल्टन साहब ने कहा कि भाई जो सब्सटेंस है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसे नाम दिया एटम। एटम का मतलब होता है ए मतलब नॉट और टम मतलब कटेबल, जिसको काटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उससे बोलते हैं एटम। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि सब्सटेंस या मैटर कंसिस्ट ऑफ small size particles that are called atoms, जिन्हें क्या नाम दिया गया? एटम्स नाम दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं बताऊं कि बेसिकली एटम के बारे में एक चीज और बोला गया। देखिए कई सारे पॉइंट आए कि भाई अगर एक एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका शेप, साइज, मास एटसेट्रा सारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब जैसे मैं कहूँ सोडियम, तो सोडियम के जितने भी एटम होंगे, सोडियम के एटम का मास भी सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ same element atoms of same element have same size, shape, mass etc. एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स का मास, शेप, साइज सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन और एक और बात, अगर हम डिफरेंट लेते हैं, हम क्या बोलेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर डिफरेंट एलिमेंट के लेते हैं तो उसमें क्या होगा? जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक डिफरेंट नेचर, डिफरेंट मास हो जाएगा, हैव डिफरेंट मास, साइज एटसेट्रा। मतलब ये सब चीजें क्या रहेंगे? जैसे मैं कहूँ सोडियम और हाइड्रोजन, कोई मैच ही नहीं है। सोडियम का मास अलग है, हाइड्रोजन का मास अलग है। ठीक है, सोडियम और नाइट्रोजन मतलब डिफरेंट एलिमेंट कर दिया तो उनके एटम का मास वगैरह वगैरह सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस में बनाया नहीं जा सकता है और ना ही
क्रिएट किया जा सकता है, एटम को नहीं, सब्सटेंस बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एटम्स can't be created or destroyed in a chemical process किसी भी केमिकल प्रोसेस में, एनी केमिकल कर दो, बेटर इज एनी केमिकल प्रोसेस में ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर हो गया? एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एटम्स कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट था, ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है बच्चे? तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ बताया गया। ओके, अब आता है कुछ और आगे पॉइंट लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को क्लासिफाई किया गया, मैटर को क्लासिफाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मैटर। तो हमने सबसे पहले तो मैटर के बारे में लिखा। मैटर सभी को पता है कि मैटर क्या होता है कि एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस, और साथ में एडिशनल एंड फेल्ट बाई एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उनमें किसी के द्वारा फील किया जाए तो उसे बोलते हैं दैट इज मैटर। ठीक है? जैसे कुछ चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम फील कर सकते हैं। हवा है, हमारी स्किन सेंस करती है कि हवा लग रही है, ठंडी है या गर्म, सेंस कर रही है, तो ये मैटर है। खुशबू आ रही, नाक सेंस करती है, ऑब्वियसली मैटर है। ठीक है? कोई चीज़ दिखाई पड़ रही है तो वो मैटर है। तो हम क्या बोलेंगे? एनीथिंग हैविंग मास occupy space anything having mass occupy space and felt by any of our 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से किसी के द्वारा फील किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हो गया कुछ भी, बाइक, कार, पेन, बुक, एयर एटसेट्रा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है? अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करें, मैटर को क्लासिफाई करें, मैटर, तो बेटा क्लासिफिकेशन किया गया 2 बेसिस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर, इसको क्लासिफाई किया गया 3 टाइप में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसमें क्लासिफाई किया गया? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर इसको क्लासिफाई करें तो इसको क्लासिफाई किया गया बेसिकली प्योर सब्सटेंस और हो गया मिक्सर।
प्योर सब्सटेंस, मिक्सर। और प्योर सब्सटेंस में आपका आता है एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सर में आप लिख सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रो। होमोजीनियस और दूसरा क्या हो जाएगा, दैट इज बेटा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है बच्चे, तो क्यों ना हम इसको और थोड़ा सा, एक सेकेंड, चलिए अब आता है जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, ये सारा क्लासिफिकेशन पहले भी पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें क्या बोलेंगे कि सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों कैसे रहते हैं, डेफिनेट। हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम एंड शेप डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा पेन है। पेन के बारे में बात करें, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज, सपोज वॉल्यूम आ रहा है 20 ml और शेप आ रहा है दैट इज सिलिंड्रिकल। अब इसको किसी भी क्लास में लेके जाएंगे, वॉल्यूम भी सेम रहेगा और शेप भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी क्लास में गए तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया और शेप कुछ अलग हो गया, स्फेरिकल हो गया, नहीं। नॉर्मल कंडीशन में कहीं पर भी लेके जाइएगा, वॉल्यूम और शेप दोनों ही चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर सॉलिड। ऐसा नहीं है, कहीं का मतलब ये नहीं है ले जाके आग में फेंक दिया, आग में तो अच्छे के शेप और साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड के बारे में। लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम डेफिनेट और शेप इंडेफिनिट। 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर को अगर हम 50 लीटर के स्फेरिकल कंटेनर में डालें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अभी भी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका शेप किसकी तरह से होने की कोशिश करेगा, स्फेरिकल। क्लियर हो गया कि नहीं। अगर हम इसी 1 लीटर वाटर को किसी दूसरे कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर में कर दें तो ऑब्वियसली शेप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, लेकिन अभी भी 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट, और शेप क्या रहता है, इनडेफिनेट। और गैस के बारे में बात करेंगे तो बोथ वॉल्यूम एंड शेप और दोनों के दोनों रहते हैं इनडेफिनेट। हमने यहाँ लिख दिया इनडेफिनेट, मतलब चेंज होता रहता है। कैसे, सपोज कोई भी गैस है उसको, ये इनडेफिनेट है बेटा, किसी भी गैस को, एक सेकेंड थोड़ा सा, किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर में फिल कर दो, गैस का वॉल्यूम वही हो जाता है जो कंटेनर का वॉल्यूम हो जाता है। बेसिकली गैस के वॉल्यूम को ही डिफाइन करते हैं यहाँ से कि भाई जिस कंटेनर में डाल दो, जैसे हमने कहा 10 लीटर कंटेनर में डाल दें तो 10 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा, 50 लीटर के कंटेनर में डाल देंगे 50 लीटर। जो शेप होगा वो शेप एक्वायर कर लेगा, और जैसे सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल, इस तरह से शेप क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। ठीक है, जैसे आप कभी कोई परफ्यूम की बोतल एक कमरे में ओपन करके रख दें, या कोई ड्यूट्रेंट लगा के आता है तो अचानक पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है, तो देखा इसका मतलब क्या हो गया, पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैली हुई है, तो गैस ने क्या कर दिया, पूरे कमरे का वॉल्यूम एक्वायर कर लिया। घरों में कई बार होता है चूहे मर जाते हैं, बदबू आने लगती है, तो देखते हैं कि पूरे घर में कहीं ना कहीं से बदबू आ रही है, तो ये लगता कि नहीं, इसका जो स्मेल आ रहा है वो पूरे कमरे में भरा हुआ है, पूरे घर में भरा हुआ है। तो बेसिकली उसने क्या किया कि पूरा का पूरा जो वॉल्यूम मिल रहा था वो एक्वायर कर लिया। तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है और जो शेप होता है वो भी कैसा रहता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग आप जो भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन दिया। अब आता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। तो सिंपल सी बात है, जैसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सर, अगर 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट मिक्स कर दो तो बनेगा मिक्सर। अगर सिंगल कंपोनेंट है उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी क्लासीफाई किया गया एलिमेंट एंड कंपाउंड। मतलब सिंगल एलिमेंट है, सपोज मैं बात करूं गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सिर्फ प्योर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सिंगल एलिमेंट है।
तो उसे बोलते हैं एलिमेंट। और कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड बेसिकली एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, H2O, CO2, NH3, तो ये सब क्या है, कंपाउंड है। अतः मिक्सचर के बारे में दो तरह से, एक बोलते हैं होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। मिक्सर में क्या बोला गया, होमोजीनियस, जैसे अल्कोहल और पानी मिला लो एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस। अल्कोहल और वाटर एंड शुगर ऐड कर लो, मिक्स कर लो तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो इन्हें बोलेंगे दैट इज होमोजीनियस। ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, ऑयल प्लस वाटर मिक्स ही नहीं होता है, मिक्सर कैसा हो जाता है, हेट्रोजीनियस। वाटर प्लस सैंड, पानी में रेता घोल दो, रेता थोड़ी देर में क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो इससे बोलते हैं दैट इज नॉन एज, क्या हो जाएगा बच्चे, दैट इज नॉन एज हेट्रोजीनियस। तो ये जो हमने पढ़ा है, बिल्कुल देखिए आपने अगर शुरुआत से देखा होगा, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट किया, तो ये क्लासिफिकेशन क्या था, क्लासिफिकेशन। चलिए आगे करते हैं। अब बच्चे आगे टॉपिक आता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AMU। बेसिकली AMU होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज बेसिकली अगर हम बोले 1 AMU इक्वल्स टू, इट इज 1/12 of mass of 1 carbon 12 atom। मतलब 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसे बोलते हैं दैट इज नॉन एज AMU। क्या बोलते हैं, AMU। क्लियर हो गया। अब आता है कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी। बेसिकली अगर हम इससे बात करें तो इस 1 कार्बन 12 का मास जो होता है बेसिकली ये 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और ग्राम, ये 12 से 12 कट गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम आएगा, या फिर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg आएगा। कितना आएगा, 27 kg। देखिए एक एटम का मास, 10th में भी पढ़े होंगे, एक एटम का मास जो हमने निकाला कि हमारे पास में जितने एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने एटम का मास होता है 12 ग्राम। और 12 ग्राम में से एक एटम का मास निकाले तो 12 डिवाइडेड बाई दिस, एक एटम का मास आ गया, और यही मास कहलाता है दैट इज 1 AMU। किसका वैल्यू है, तो 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़े, 1 AMU तो ये ग्राम में हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, kg में हो जाता है। किस में हो जाता है, kg में। अब क्या हो रहा है कि ये जो मास चल रहा है, जो AMU चल रहा है, इसको एक नया नाम दिया कि AMU इज नाउ लिख दिया रिप्लेस्ड बाई U, और इसे बोलते हैं दैट इज यूनिफाइड मास। इसे नाम दे दिया गया यूनिफाइड मास। क्लियर हो गया। तो कहीं पर U लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये AMU और U क्या है, सेम है। क्लियर हो गया बेटा। अब आता है कि आगे फिर से एक नया पॉइंट आता है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसे RAM से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RAM से, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM इक्वल्स टू मास ऑफ 1 atom of an element divided by 1/12 to mass of 1 carbon 12 atom। अरे भाई एक एटम का मास निकाल दिया, डिवाइडेड बाई दिस कर दिया, ये भी मास, दो मास का रेशियो, एक नंबर आएगा। तो एक तरह से बोला गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इट इज द रिलेटिव, ये क्या है, रिलेटिव वैल्यू
और ये कैसा रहेगा, यूनिटलेस, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज़ द रेशियो। ये क्या है बेटा, रेशियो। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये जो नंबर आता है, ये जो नंबर आता है यही नंबर रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल्स टू, इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इससे हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या आते हैं, न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, जो मास डिसाइड करते हैं, जो क्या डिसाइड करते हैं बेटा, मास डिसाइड करते हैं किसी। अब हम क्या करेंगे कि देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास से अगर हमें किसी एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ये डिटरमाइन करना पड़े, तो जानते क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो ये जो वैल्यू होगी, बेसिकली ये जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इट इज़ RAM इंटू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो RAM इंटू, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 AMU। मतलब अगर, और इसी को बोल सकते हैं एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास, एक एटम का मास निकालना पड़े तो ये वैल्यू जो आ जाएगी AMU में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल है, हमने क्या लिखा कि RAM फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 16। व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, मास। तो तुरंत आप करेंगे भाई सॉल्यूशन इसका, लिखते हैं एटॉमिक मास इक्वल्स टू, एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू होगा RAM इंटू 1 AMU। अब RAM हमारे पास कितना आ रहा है, RAM 16 इंटू 1 AMU, तो आंसर आ गया दैट इज 16 AMU। ये एटॉमिक मास, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। अब ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन, तो आपको एक चीज पता चल गई, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली एक रेशियो है, और एक एटम का एटॉमिक मास निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, दैट इज RAM इंटू AMU से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है, एक और टॉपिक आता है, एक एवरेज आइसोटॉपिक मास। क्या होता है, एवरेज आइसोटॉपिक मास। ठीक है, तो चलिए एवरेज आइसोटॉपिक मास भी देख लेते हैं हम। देखो बच्चे, एवरेज आइसोटॉपिक मास क्या होता है, आइसोटॉप जैसे पहले भी पढ़ा होगा, आइसोटॉप क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, एटॉमिक मास नंबर क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट है, हमने लिखा कि एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, कोई एलिमेंट है X और उसके दो आइसोटोप हैं। क्या है, दो आइसोटोप हैं। क्या है, ZXA1 और ZXA2, और इसका परसेंटेज दिया गया है, सपोज A परसेंटेज है, तो ये क्या हो जाएगा, B% हमने ले लिया, B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस A परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं। तो इसका एवरेज आइसोटॉपिक मास क्या हो जाएगा, एवरेज आइसोटॉपिक मास, टॉपिक मास दैट इज इक्वल्स टू A इंटू A1 B इंटू A2 डिवाइडेड बाई 100। और एक और तरीका दिया गया है, ये तो परसेंटेज के बेस पर, अगर रेशियो दिया जाए, मोल रेशियो,
तो बेटा ये m/n दिया गया। तो एक और तरीका है कि एवरेज आइसोटॉपिक मास इक्वल्स टू, एवरेज आइसोटॉपिक मास लिखा हो सकता है, एवरेज एटॉमिक मास लिखा हो सकता है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, m इंटू A1 और n इंटू A2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन कि बोरॉन हैज़ 2 आइसोटोप, कौन कौन से, 5B10 और 5B11, और ये बोल दिया गया ये 80% है और ये 20%। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एवरेज आइसोटॉपिक मास क्या होगा। क्या पूछा गया कि एवरेज आइसोटॉपिक मास, एवरेज आइसोटॉपिक मास, आइसोटॉपिक मास क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ दिया गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एवरेज आइसोटॉपिक मास क्या होगा। एवरेज आइसोटॉपिक मास इक्वल्स टू, वही केस कि हमारे पास परसेंटेज क्या दिया गया, परसेंटेज और एटॉमिक मास। तो परसेंटेज है 20, एटॉमिक मास है 10 और 80, एटॉमिक मास है 11 और डिवाइडेड बाय टोटल 100। तो हमने लिख दिया 20, 200 प्लस 880 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या हो गया 1080 डिवाइडेड बाई 100। तो आंसर हो गया 10.8। कितना हो गया बच्चे, 10.8। और ये 10.8 क्या है, दैट इज एवरेज आइसोटॉपिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। तो कहीं पर भी एटॉमिक मास अगर हम देखें कि फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एवरेज लिया गया है। जैसे Cl का भी क्या होता है 35.5 आता है, तो कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि ये Cl 35 भी होता है, 37 होता है, वो एवरेज आइसोटॉपिक मास या एवरेज एटॉमिक मास लिया गया है। तो एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर इसी में रेशियो भी दिया जाता है तो देखो, अगर हम रेशियो की बात करें फॉर इसी क्वेश्चन में हमने कहा कि भाई बी, क्वेश्चन फिर से देख लो, इसी को हमने दे दिया गया है, ये हमारे पास में है बी 5B10 और 5B11 और इसका रेशियो दिया गया। रेशियो क्या है, ये यहाँ पर 20 और 80, मतलब क्या हो गया 1:4 के रेशियो में दे दिया गया। किसके, 1:4 के रेशियो, जो रेशियो दिया गया रेशियो। ठीक है, तो अब इसका एवरेज आइसोटॉपिक मास निकालते हैं। एवरेज आइसोटॉपिक मास तो अभी भी देखिए 10 × 1 और हमारे पास आएगा 11 × 4 और डिवाइडेड बाई 1 + 4। तो अब चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 10 + 44 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, मतलब कितना आ रहा है, दैट इज 54 डिवाइडेड बाई 5 और ये हो जाएगा 10.8। आंसर अभी भी क्या आ रहा है, 10.8। तो ये क्या था, एवरेज आइसोटॉपिक मास। क्या था बच्चे, एवरेज आइसोटॉपिक मास। क्लियर हो गया कि नहीं, इस तरह से बताया गया। अब आगे हम, जैसे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कस किया, वैसे ही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सेम पैटर्न पे। पैटर्न भी क्या रहता है इसका, सेम रहता है बच्चे। चलिए देख लेते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा, यहाँ पर RMM बिल्कुल वैसे ही, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ
1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम। तो देखो रिलेटिव, देखो बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो ये तो AMU है, तो मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू RMM इंटू, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 AMU, 1 AMU। बिल्कुल सेम पैटर्न से क्या करेंगे, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने कहा कि फॉर CO2 RMM for CO2 RMM is 44. तो what is mass of 1 molecule? तो आंसर आता है that is 44 into 1 AMU, तो that is 44 AMU। कितना आ जाएगा बेटा, 44 AMU। क्लियर हो गया। और AMU का अगर मास, AMU की वैल्यू ग्राम में रख दो तो पूरा मास किस में निकल के आ जाएगा, दैट इज इन ग्राम। क्लियर हो गया, AMU का वैल्यू अगर हम ग्राम में रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आता है क्या एवरेज मॉलिक्यूलर मासेस भी होता है, बिल्कुल एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, चलिए इसको भी देख सकते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, अगर एक कंटेनर है, उसमें सपोज कई सारे गैसेस भर दिए गए, कि सपोज हमारे पास A2 B2 और इस तरह से अभी हम 2 कंपोनेंट लेके कर रहे हैं। 2 गैसेस प्रेजेंट है, इसका मॉलिक्यूलर मास है दैट इज A1, इसे हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास M1 और M2। ठीक है, और इसका परसेंटेज दिया गया X परसेंटेज और Y परसेंटेज। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी क्या होगा, इट इज A2, इट इज M1 X इंटू M1 और Y इंटू M2 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर इनका मोल रेशियो दिया जाता है, इसमें लिख रहे हैं मोल रेशियो M/N, तब भी हम लिखते स्मॉल m इंटू M1 और स्मॉल n इंटू M2 डिवाइडेड बाई M+N, और हम क्या निकाल सकते थे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया। तो जितना भी मॉलिक्यूलर मास, जैसे कोई सा भी गैस दिया जाएगा, आराम से इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आज का लेक्चर था उसका टारगेट यही था कि ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाए। ठीक है बच्चे, तो आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपरली देखेंगे, और आज का लेक्चर हम यही पॉइंट करते हैं। ओके बच्चे, गुड लक, झक्कास।